तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की, लाइट के बारे में बात करने वाले हैं, मगर यहां पर अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके पार्टिकल नेचर की। भाई साहब, जैसे ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं तो 14 मार्क्स का इसी चैप्टर से मिलने वाला है। तो लाइट के बारे में जब अपन बात करना शुरू करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात अपन शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ। कितनी बार ऐसा हुआ कि क्लास में बैठकर अपन ने मास्टर के ऊपर अपनी घड़ी से वो सनरेज आ रही थी तो उनको बेंड कर दिया और फिर बताया भी नहीं कि कौन कर रहा था। ऐसा हम लोगों ने तो एक ऐसा इंसिडेंट किया था जिसको बता भी नहीं सकते, वीडियो के बीच में जरूर बताऊंगा, मगर अभी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन से क्या कहता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत सिंपल साधारण सी भाषा में, रेंचो की भाषा में, कि भैया ये लाइट आई, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। जब ये पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ये उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है और इस फिनोमिना को अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर अपन लोग यहां पर देखें तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये होता है अपने पास नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो उस मिरर से या उस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है और उसी प्लेन में लाई करती है। ध्यान रखना, उसी प्लेन में लाई करती है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधे टू द पॉइंट चलते हैं अपन चीजों को। सो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन अपन ने पता कर ली है, कोई नहीं पूछने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें अगर अपन लोग, तो ये दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा होता है? एक होता है रेगुलर और एक होता है डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब अपन लोग मिरर के सामने खड़े होकर बढ़िया से कंघी वंगी कर रहे होते हैं, अपना फेस देख रहे होते हैं, फाउंडेशन लगा रहे होते हैं। ये सब जो है, ये सब तुम कर रहे हो रेगुलर के कारण। अगर तुम चीजों को देख पा रहे हो जिसमें बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल क्लियर इमेज बन रही है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मगर पेपर पढ़ पा रहे हो, किसी चीज को देख पा रहे हो, उसका रीजन जो है वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पेपर में अपनी इमेज तो नहीं दिखती ना, मगर पेपर दिख रहा है। क्या पेपर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मगर फिर भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट आती है, उस पर रिफ्लेक्ट होती है और अपनी आंखों में आ रही होती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई दे रहा होता है। सिमिलरली अब यहां पर अगर इनके बीच में बारीकी से डिफरेंस को देखें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता है अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगी। और अगर अपन देखें डिफ्यूज्ड को, तो डिफ्यूज्ड ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं मगर फिर भी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अपने पास वो आपस में पैरेलल नहीं है। ये होता है एक रफ सरफेस से और ये होता है एक प्लेन सरफेस से। इसके बाद अब अपने पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? ये हमने बहुत सुना हुआ है, बहुत जल्दी से गो थ्रू होते हैं इससे अपन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा लॉ अपन से क्या कहता है? ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये एक ही प्लेन में लाए करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। मास्टर ने नहीं बताया, मैं बताता हूं तुमको। यार अगर मैं ये नॉर्मल ले लूंगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। अब अगर मैं इस रे को घुमा भी दूं ना कहीं पर, तब भी ये 90 डिग्री रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए तुम आंसर 90 डिग्री लगा के आ जाते हो और बोलते मास्टर साहब नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री है। आपने कहा ये एक प्लेन में है। तो इसीलिए हमने इसको एक लॉ बना दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, तो ये दो अपने पास लॉस थे। आगे देखो, मिरर की बात करें, प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, अपन आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर क्या बोलता है? ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो भाई साहब ये आपके पास एक ऐसा स्फीयर था, इस स्फीयर को मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद मेरे पास दो सरफेसेस मिली, एक ये आउटर वाली सरफेस है, एक इनर वाली सरफेस है। कैविटी दांतों में हो जाती है कि नहीं? गड्ढा हो जाता है अंदर, है ना, अंदर की तरफ। तो जब अपन ने बाहर की साइड पॉलिश किया, मतलब ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग वाली वो कैविटी वाली है, केव वाली है, अंदर की तरफ घुसी हुई है, तो उसे अपन कहते हैं कॉनकेव मिरर, कैविटी से कॉनकेव। और इसी को अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं ये थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। अपन आ जाते हैं दूसरी साइड। भाई पॉलिश में अंदर साइड से भी तो कर सकता था, अंदर साइड से पॉलिश कर दिया और रेज आई यहां से और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
डेली तुम ना ये तो देखते ही देखते हो, गाड़ी में बैठते हो, साइड व्यू मिरर जो होता है अपना वो कॉन्वेक्स होता है भाई साहब। अगर आपके पास एक लैंप है, टॉर्च है, टॉर्च के अंदर वो पुरानी वाली टॉर्चें होती थी ना, उन सब के अंदर क्या होता था, उन सब के अंदर होता था कॉनकेव मिरर। जो स्ट्रीट लाइट होती है, जहां लाइट को फैलाना है अपन को, वहां पर अपन यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जहां पर लाइट को फोकस करना है वहां अपन यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। तो लाइफ में कॉनकेव की तरफ जाओ, फोकस्ड अप्रोच के साथ जाओ, क्योंकि डाइवर्ज होके जाओगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। खैर, तो ये अपने पास दो तरह के मिरर थे। कैविटी वाली साइड से रिफ्लेक्शन हुआ कॉनकेव, बाहर वाली साइड से बल्जिंग आउट जो सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन हुआ कॉन्वेक्स। इसके बाद अब आते हैं अपन लोग बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बेसिक पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो अब इसके आगे वाली स्लाइड में मिलेगा तुमको, इसीलिए ये वाले पार्ट को अपन एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। ये जो मिरर है अपने पास, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारे पास मिरर है उस मिरर के सेंटर पॉइंट को बोला जाता है पोल। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल आने वाली रेज होती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो जिस पॉइंट पर मीट करती हैं वो सारी की सारी रेज, उस पॉइंट को अपन कहते हैं फोकस। सारी डिस्टेंसेस जो मेजर होती हैं वो मेजर होती हैं पोल से। तो अगर आपको सपोज करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपसे कहा जाए फोकल लेंथ, तो पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ आपके पास। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, इमेज डिस्टेंस को v, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r, फोकल लेंथ को f। बस यही अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको लग रहा होगा बाबा जी बहुत तेज जा रहे हो, नहीं यार, ये वो वाला पार्ट है जो अपन को पता है और मुझे ये पता है कि तुम्हें पता है। तो अब यहां पर आ जाओ जरा अपने पास। तो ये बस सारे पॉइंट्स मैंने क्लासिफाई कर दिए, स्पेसिफाई कर दिए। यहां पर साइन कन्वेंशन की बात करें तो लोग कहते हैं इधर चलोगे तो नेगेटिव, इधर चलोगे तो पॉजिटिव। पार्शियली आप सही हो मगर हर जगह सही नहीं हो, और यही गलती होती है दोस्तों। तो याद ध्यान से रखो कि अगर आपके पास रे साइड से आ रही है तो अगर आप उसके अपोजिट जाओगे तो ये नेगेटिव है, और अगर इस डायरेक्शन में मेजर करोगे डिस्टेंस तो आप पॉजिटिव। मतलब कि अगर मैं इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव। यानी कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ऑब्जेक्ट यहां रखी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज यहां बन रही है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। जो इस तरफ रे की डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव, रे के अपोजिट जाओगे नेगेटिव, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे आओगे नेगेटिव। सारे के सारे साइन कन्वेंशन, सारे के सारे पॉइंट्स एक बार में क्लियर कर दिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपन उस साइड से जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर अपन को रिलेशन निकाल कर लाना है तो वो रिलेशन क्या होगा, इसके लिए मैं तुमको देता हूं एक बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल ढूंढना है यहां पर, और वो ट्राइंगल आपको यहां पर मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसमें एक ही रे से काम हो जाएगा। हम कॉनकेव को लेके कर रहे हैं, आप कॉन्वेक्स को लेकर भी कर सकते हैं। सो ये मेरे पास हो गया एक कॉनकेव मिरर। जो रे आएगी मेरी, वो रे आ रही है इंफिनिटी से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, डेरिवेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं अपन। ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, फोकस से। मगर हमको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए तो यार ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल कहां से बनाएं। तो रेडियस हमेशा अपने स्फीयर पर नॉर्मल होती है, और रेडियस कब आएगी, जब सेंटर से कोई लाइन आएगी। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा आपके पास नॉर्मल। सो ये हो गई आपके पास इंसिडेंट रे, ये हो गया आपके पास नॉर्मल, और ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको जो बूटी दे रहा था वो ये है कि यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है क्या, बस एक ही ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को आपको प्रूव करना है आइसोसेलेस, और ये डेरिवेशन हो जाएगा खत्म। कैसे करें, तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। कौन सा है लॉ, ये है अपने पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू आर। अब ये देखो, क्या ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसका मतलब है कि ये भी आई हो गया, क्या नहीं हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो मैंने लिख दिया एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू बी सी एफ, ये वाला एंगल।
और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एबीसी तो पहले इसके इक्वल था, अब एबीसी इसके भी इक्वल है, एबीसी इसके भी इक्वल था, एबीसी इसके भी इक्वल है। मतलब कि ये दोनों, ये जो अपने पास दोनों एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं? सेम है। एंगल सीबीएफ इज इक्वल टू एंगल बीसीएफ। और अगर ये दोनों सेम है तो ये ट्राइंगल बीसीएफ जो ये मैं आपसे कह रहा था, ये ट्राइंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जो दो साइड्स है ना, FC वाली साइड और BF वाली साइड, ये दोनों के दोनों आ जाएंगे इक्वल, और यहीं से अपनी पूरी डेरिवेशन हो गई है खत्म। अब हम क्या करते हैं, हमने तुम्हारे समझने के लिए ऐसा बनाया भाई साहब, मगर ये रे जो है ये बहुत पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये रे बहुत पास है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये सोचो कि जब ये रे बहुत पास है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये जो BF है वो नियरली PF के बराबर है। मतलब कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो आपको लग रहा है कि यहां पर ये डिस्टेंस है, मगर अगर ये रे बहुत पास आ जाए तो ये डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। मतलब कि कहानी में ट्विस्ट ये है अपने पास कि यार अगर ये रे बहुत पास आ गई तो जो जो BF है ये PF के बराबर हो जाएगा, और अगर BF PF के बराबर हो गया तो उठाओ यहां पर BF को और उठाकर ये वाली वैल्यू PF की रख दो। सो BF इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू FC। तो ये हो गया PF, ये हो गया FC, BF की जगह पर PF रख दिया, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमें तो R और F के बीच का रिलेशन चाहिए। तो ये FC है क्या? FC ये डिस्टेंस है ना यार। अगर ये डिस्टेंस है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस फोकल लेंथ, आपके पास आंसर आ गया PC माइनस PF। मगर अपन इस साइड जा रहे हैं, अपोजिट जाएंगे तो क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और PF तो फोकल लेंथ है माइनस F क्योंकि इस तरफ है। सो ये आपके पास कहानी हो गई खत्म। उठाओ यहां पर FC की वैल्यू रख दो, FC की वैल्यू ये हो गई माइनस R प्लस F, और PF की वैल्यू हो गई माइनस का F। माइनस F इधर ही रहने दो या इसको इधर ले आओ, R को उधर ले जाओ। सो ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू R। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम दोस्तों। और ये हमारा डेरिवेशन और ये वाला वीडियो भी हो गया खत्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कोई अपडेट चाहिए तो फिजिक्स बाबा के ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और आ जाओ बाबा जी की टीम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।